अध्याय 4 प्रतिस्पर्धा की विचारधारा hindiaudiobook.com। क्रिएटिव मोनोपोली का मतलब उस नए उत्पाद से है जो सभी के लिए उपयोगी व निर्माता के लिए लाभदायक हो। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है किसी के लिए कोई लाभ नहीं और अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाला। तो फिर लोग प्रतिस्पर्धा को अच्छा क्यों मानते हैं? इसका मतलब यह है कि प्रतियोगिता सिर्फ एक आर्थिक अवधारणा नहीं है कि जिसके आधार पर व्यक्तियों और कंपनियों का बाजार में सौदा होता है। किसी और चीज से अधिक प्रतियोगिता एक विचारधारा है। वह विचारधारा जो हमारे समाज में फैली हुई है और हमारी सोच को विकृत करती है। हम प्रतिस्पर्धा का प्रचार करते हैं, अंतर्मन से इसे आवश्यक मानते हैं और इसके नियमों को लागू करते हैं और नतीजन हम इसके अंदर खुद को और ज्यादा फंसाते चले जाते हैं। हम जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं उतना कम लाभ कमाते हैं। यह एक साधारण सत्य है, लेकिन हम सभी को इसे अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमारी शैक्षणिक प्रणाली प्रतिस्पर्धा के हमारे जुनून को चलाती है और इसे हमारे अंदर प्रतिबिंबित करती है। ग्रेड्स स्वयं भी तो प्रत्येक छात्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को एक सटीक पैमाने पर मापने के लिए बनाए गए हैं। ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उच्च स्थान और प्रमाण पत्र मिलते हैं। व्यक्तिगत प्रतिभा और वरीयताओं के बावजूद हम प्रत्येक युवा को वही विषय एक ही तरीके से पढ़ाते हैं। जो छात्र डेस्क पर बैठकर अच्छा नहीं सीखते हैं उन्हें कमतर महसूस करवाया जाता है, जबकि परीक्षा और असाइनमेंट जैसे पारंपरिक तरीकों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले बच्चे इस अजीब तरह के प्राकृतिक समानता के विपरीत काम करने वाले सिस्टम में अपनी पहचान गढ़ते हैं। और यह तब बदतर हो जाता है जब छात्र इसके उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। उच्च वर्ग के छात्र अपने सपने को पाने के लिए कड़ा कंपटीशन करते हैं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। उच्च विद्यालयों में मैनेजमेंट और बैंकिंग जैसे पारंपरिक करियर के लिए छात्र आज कंपटीशन के भंवर में पूरी तरह फंस चुके हैं और इसके लिए बहुत महंगी ट्यूशनें भी रखते हैं। हम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैं छोटा था तब मैंने अपने आप से यह पूछा था कि 8वीं कक्षा से ही मेरा करियर पाथ सेट कर दिया गया था। मेरे एक दोस्त ने भविष्यवाणी की थी, उसके अनुरूप ही 4 साल बाद मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए गया और पारंपरिक रूप से स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद मैंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया, जहां मैंने सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा की। कानून के छात्रों की दुनिया में पुरस्कार स्पष्ट हैं। हर साल हजारों स्नातकों में से केवल कुछ दर्जनों को सुप्रीम कोर्ट में क्लर्कशिप मिलती है। 1 साल के लिए सेंट्रल अपील कोर्ट में क्लर्क लगने के लिए मुझे जस्टिस कैनेडी और स्केलिया के साथ क्लर्कशिप के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जस्टिस के साथ मेरी चर्चा अच्छी तरह चली थी। मैं इस आखिरी प्रतियोगिता को जीतने के बहुत करीब था। मैंने सोचा अगर मुझे क्लर्कशिप मिल गई तो मैं जीवन में सफल रहूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने अपने इस करियर को बर्बाद कर लिया। 2004 में मैं पेपाल के बंद होने के बाद अपने लॉ स्कूल के पुराने दोस्त के पास गया ताकि वो मुझे मेरी एसपल क्लर्कशिप एप्लीकेशन तैयार करने में मदद करे। हमने लगभग 1 दशक से बातचीत नहीं की थी। उसका पहला सवाल यह नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं या इतने लंबे अरसे बाद मिले हैं। इसके बजाय वह चिल्लाया और पूछा, क्या आप क्लर्कशिप खोने से खुश नहीं हैं? हम दोनों ही जानते थे कि जीतने वाली अंतिम प्रतिस्पर्धा मेरे जीवन को बदल देगी। अगर मैं वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क होता तो शायद मैं अपने पूरे करियर में कुछ नया करने की बजाय अन्य लोगों के व्यापारिक सौदों को लिखता और उन्हें तैयार करता। यह कहना मुश्किल है कि यह कितना अलग होगा, लेकिन अवसर लागत बहुत अधिक थी। सभी विद्वानों के पास उनके अतीत में एक अच्छा भविष्य था। युद्ध और शांति। प्रोफेसर अकादमिक कटघरा संस्कृति को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजरों को युद्ध और व्यापार एक समान नजर आते हैं। एमबीए के छात्र क्लाउज़विट्ज़ और सन टीजू को कॉपी करते हैं।
युद्ध के जैसे शब्द हमारी रोजमर्रा की व्यावसायिक भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम एक सेल्स फोर्स बनाने के लिए हेड हंटर शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हमें कैप्टिव बाजार लेने और शिकार करने में सक्षम बनाता है। लेकिन वास्तव में यह प्रतिस्पर्धा है, व्यवसाय नहीं। यह युद्ध की तरह है, कथित रूप से जिसे बहादुर माना जाता है, लेकिन अंततः वह विनाशकारी होता है। लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? कार्ल मार्क्स और शेक्सपियर लगभग हर प्रकार के संघर्ष को समझाने के लिए दो मॉडल प्रदान करते हैं। मार्क्स के अनुसार लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से अलग हैं। कमजोर संपन्न से लड़ता है क्योंकि उसके पास अलग अलग भौतिक परिस्थितियों में पूरी तरह अलग विचार और लक्ष्य होते हैं। मतभेद जितना अधिक होगा, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। इसके विपरीत शेक्सपियर के लिए सभी लड़ाकों को समान रूप से कम और ज्यादा दिखता है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रोमियो और जूलियट की शुरुआती लाइन पर विचार करें। दो घर, दोनों गरिमा में समान, दोनों घर एक जैसे, फिर भी वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। आखिरकार वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों लड़ना शुरू किया था। व्यवसाय की दुनिया में कम से कम शेक्सपियर बेहतर गाइड साबित हुए हैं। कंपनी के अंदर लोग अपने सहकर्मियों से और कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों से बाजार प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। संसार में लोग यह भूल जाते हैं कि उनके अपने क्या मायने हैं और उनके लिए क्या सही है। इसके बजाय बस वो केवल अपने प्रतिद्वंदियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए वास्तविक दुनिया में शेक्सपियर मॉडल का परीक्षण करें। रोमियो और जूलियट के आधार पर गेट्स और स्मिथ नामक एक प्रोडक्ट की कल्पना करें। मोंटे को माइक्रोसॉफ्ट मानते हैं और कैपलेट को गूगल मान लेते हैं। अल्फा युद्ध द्वारा संचालित दो महान परिवार उनकी समानता के कारण उत्पन्न संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। संघर्ष पहले केवल दिखने में अपरिहार्य लगता है, वास्तव में यह पूरी तरह से टालने योग्य था। ये दोनों परिवार अलग अलग स्थानों से आए थे। मोंटेक हाउस ने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। हाउस ऑफ कैपलेट ने सर्च इंजन बनाया था। इनमें आपस में लड़ने के लिए क्या था? जाहिर है बहुत सारे। स्टार्टअप के रूप में प्रत्येक कंपनी स्वतंत्र रूप से समृद्ध होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वैसे ही एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। परिणाम विंडोज बनाम क्रोम ओएस, बिंग बनाम गूगल सर्च, एक्सप्लोरर बनाम क्रोम, ऑफिस बनाम डॉक्स और सरफेस बनाम नेक्सस। इस युद्ध के कारण मॉन्टेग और कैपुलेट्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के प्रभुत्व की लागत थी। इसी बीच एप्पल आया और उन सभी को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2013 में एप्पल का मार्केट कैपिटलिज्म $500 बिलियन था, जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का इकट्ठा मार्केट कैपिटल $467 अरब का था। सिर्फ 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एप्पल की तुलना में बड़ी फर्में थी। युद्ध यानी कंपटीशन एक महंगा व्यापार है। प्रतियोगिता पुराने अवसरों पर अधिक जोर देने का कारण बनती है। जिन चीजों ने अतीत में काम किया है, उनकी केवल हम नकल बनाते हैं। आइए हम हाल ही में बने मोबाइल क्रेडिट कार्ड रीडर का विचार करें। अक्टूबर 2010 में स्क्वायर नामक स्टार्टअप ने एक छोटा सफेद स्क्वायर आकार वाला प्रोडक्ट जारी किया, जो किसी भी क्रेडिट कार्ड को आईफोन के साथ स्वाइप करके पेमेंट स्वीकार करने देता है। मोबाइल हैंडसेट के लिए यह पहला और अच्छा पेमेंट प्रोसेसिंग समाधान था। प्रतियोगी तुरंत इसकी ओर आकर्षित हुए। नेटसेक्यूर नामक एक कनाडाई कंपनी ने अपना खुद का कार्ड रीडर अर्ध चंद्रमा आकार में लॉन्च किया। इंट्यूट इसे बेलनाकार आकार में लाया। मार्च 2012 में ईबे की पेपाल इकाई ने अपना खुद का कॉपीकैट कार्ड रीडर लॉन्च किया। यह एक त्रिभुज के आकार में था। इससे यह समझ में आता है कि यह शेक्सपियर काल तब तक खत्म नहीं होगा
जब तक कि यह पुरातात्विक आकार से बाहर नहीं आ जाते। हमें नकली प्रतिस्पर्धा के खतरे आंशिक रूप से समझा सकते हैं कि सिलिकॉन वैली में एक क्षमता वाले व्यक्ति आज क्यों लाभ में है। यदि आप सामाजिक संकेतों के प्रति कम संवेदनशील हैं, तो आप अपने आसपास के हर किसी के समान काम करने की संभावना को कम करते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बनाने में रुचि रखते हैं, तो आप उन गतिविधियों को अकेले आगे बढ़ाने से डरेंगे और इस तरह आप अविश्वसनीय रूप से अच्छा बनेंगे। फिर जब आप अपने कौशल से कुछ शुरू करते हैं, तो आप दूसरों के मुकाबले अपनी संभावना को कम आंकते हैं। इससे आपको स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा करने वालों से बचाया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा लोगों को अवसर के प्रति भ्रमित करती है, जहां कोई भी अस्तित्व नहीं है। बूम 1990 के समय ऑनलाइन पालतू जानवरों के स्टोर बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। यह pets.com बनाम petstore.com बनाम petopia.com व और भी दर्जनों उदाहरण थे। प्रत्येक कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के साथ साथ खुद भी अपने काम के प्रति भ्रमित थी। कुत्ते के खिलौने ज्यादा मुनाफा दे रहे थे। कौन सर्वश्रेष्ठ सुपर बाउल विज्ञापन बना सकता है? ये कंपनियां पूरी तरह से इस सवाल में खो गई कि ऑनलाइन पालतू जानवर आपूर्ति बाजार सही जगह है भी या नहीं। जीतना हारने से बेहतर है, लेकिन जब कोई युद्ध लड़ने योग्य ही न हो, तो हर कोई हार जाता है। इस .com दुर्घटना के बाद pets.com की $300 मिलियन निवेश पूंजी गायब हो गई। दूसरे समय में प्रतिद्वंदिता सिर्फ अजीब और विचलित थी। लैरी एलिसन, ओरेकल के सह संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और टॉम साइबेल, ओरेकल के टॉप सेल्समैन, जो 1993 में साइबेल सिस्टम स्थापना से पहले दोनों के बीच शेक्सपियर के द्वारा बताया गया संघर्ष चल रहा था। एलिसन का विश्वास साइबेल के विश्वासघात के बाद से उठ गया था। साइबेल अपने पूर्व मालिक की छाया से ही नफरत करता था। दो इंसान मूल रूप से समान और मेहनती थे, जो बेचने से प्यार व नुकसान से नफरत करते थे। इसलिए वे आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे। एलिसन और साइबेल ने 90 के दशक की दूसरी छमाही में एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की। एक समय तो एलिसन ने साइबेल के मुख्यालयों में आइसक्रीम सैंडविच के लोडेड ट्रक भेज दिए, ताकि साइबेल के कर्मचारियों को अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके। उनके रैपर पर लिखा था, गर्मी निकट है, ओरेकल यहाँ है, अपने करियर को उज्जवल करने के लिए आइए। आश्चर्यजनक रूप से ओरेकल ने जानबूझकर दुश्मनों को जमा किया। एलिसन का सिद्धांत यह था कि दुश्मन होना हमेशा के लिए अच्छा होता है, जब तक कि यह खतरनाक न दिखने लगे, जब तक कि कंपनी को धमकी देने जितना बड़ा न हो जाए। 1996 में इन्फॉर्मेटिक नामक एक छोटी डेटाबेस कंपनी ने ओरेकल के रेडवुड स्टोरेज मुख्यालय के पास एक बिलबोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, चेतावनी, डायनासोर क्रॉसिंग। उत्तर के बाउंड्री मार्ग पर एक और सूचना लिखी थी, आपने रेडवुड को पास किया है, जिसे हमने भी किया था। ओरेकल ने भी एक बिलबोर्ड लिखा था, जो बताता था कि इन्फॉर्मेटिक का सॉफ्टवेयर घोंगे से भी धीमा था। फिर इन्फॉर्मेटिक सीईओ फिल वाइट ने व्यक्तिगत हमला करने का फैसला किया। जब वाइट ने जाना कि लैरी एलिसन ने जादुई समुराई चलाना सीखा था, तो उसने ओरेकल के लोगों को एक टूटी हुई सामुराई तलवार के साथ चित्रित करने वाला एक नया बोर्ड लगवा दिया। यह विज्ञापन ओरेकल को एक कंपनी के रूप में भी नहीं मानता था, यह एलिसन पर व्यक्तिगत हमला था। लेकिन शायद वाइट ने प्रतियोगिता के बारे में चिंता करने में कुछ अधिक समय लगा दिया। वह बिलबोर्ड बनाने में व्यस्त था। तब इन्फॉर्मिक्स बड़े पैमाने पर अकाउंट घोटाले में फंस गया और वाइट ने जल्दी अपने आप को सिक्योरिटीज धोखाधड़ी के जुर्म में संघीय जेल में पाया। यदि आप प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सकते हैं, तो विलय करना बेहतर हो सकता है। मैंने 1998 में अपने सह संस्थापक मैक्स लेविनिन के साथ कन्फिनिटी की शुरुआत की। जब हमने 1999 के अंत में पेपाल उत्पाद जारी किया, तो एलन मस्क का X.com हमारी एडी तक था।
हमारी कंपनियों के कार्यालय पालो अल्टो में यूनिवर्सिटी एवेन्यू के अलावा 4 अन्य ब्लॉक में थे और एक्स के उत्पाद ने हमारे फीचर को प्रतिबिंबित किया है। 1999 के अंत तक हम पूरी तरह से युद्ध में थे। पेपाल में हम में से कई ने 100 घंटे तक साप्ताहिक काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह काम प्रतिकूल था। इनका फोकस उद्देश्य पर नहीं बल्कि X.com को हराने पर था। हमारे इंजीनियरों में से एक ने वास्तव में इस उद्देश्य के लिए एक बम तैयार किया था। जब उन्होंने एक टीम मीटिंग में इसे योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, तब पता चला कि उनकी अत्यधिक नींद की कमी का कारण क्या था। लेकिन फरवरी 2000 में एलन और मैं तेजी से बढ़ते तकनीकी बूम के बुलबुले से डर गए थे। हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि एक वित्तीय दुर्घटना हम दोनों को हमारी लड़ाई खत्म होने से पहले ही बर्बाद कर देगी। हम मार्च के शुरू में एक कैफे में मिले जो लगभग हमारे कार्यालयों के पास ही था। तब हमने 50-50% पर विलय की बातचीत की। प्रतिद्वंदिता के कारण विलय से पहले अपने आप को कम आंकना आसान नहीं था, लेकिन जहां तक बात समस्याओं की थी उनके चलते यह अच्छा था। हम संयुक्त टीम के रूप में .com दुर्घटना से बाहर निकलने और फिर से एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब रहे। कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है। आपको लड़ना और जीतना चाहिए। कोई और विकल्प नहीं है और न ही आप इसमें कोई दांव चल सकते। तो कड़ी मेहनत करें और इसे जल्दी खत्म करें। इस सलाह का पालन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका गर्व और सम्मान रास्ते में आ सकता है। महानता का मतलब है कि अंडे के छिलके सरीखे कारणों के लिए भी इच्छा से लड़ना। चीजों के लिए कोई भी लड़ता है। सच्चे हीरो अपने व्यक्तिगत सम्मान को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वे उन चीजों के लिए लड़ेंगे जिनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दोहरा तर्क मानव प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन यह व्यापार में विनाशकारी है। यदि आप प्रतिस्पर्धा को एक विनाशकारी फोर्स के रूप में देखते हैं तो आप अधिक समझदार हैं। अगला अध्याय एक मोनोपोली व्यवसाय बनाने के लिए स्पष्ट सोच विकसित करने के बारे में है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 5 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 5 अंतिम लाभ। HindiAudiobook.com। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता आपको एकाधिकार प्रदान करती है, लेकिन भविष्य में एकाधिकार यानी मोनोपोली ही एक महान व्यवसाय है। ट्विटर के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी के मूल्य की तुलना करें। दोनों कुछ हजार लोगों को रोजगार देते हैं और लाखों लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं। लेकिन जब ट्विटर 2013 में सार्वजनिक हुआ तो इसका मूल्य 24 अरब डॉलर था, जो टाइम्स के बाजार पूंजीकरण के मुकाबले 12 गुना अधिक। हालांकि टाइम्स ने 2012 में 133 मिलियन डॉलर कमाए, जबकि ट्विटर ने पैसा खो दिया। ट्विटर के लिए विशाल प्रीमियम क्या बताता है? जवाब कैश फ्लो है। यह पहली नजर में विचित्र लगता है कि टाइम्स लाभ में था जबकि ट्विटर घाटे में था, लेकिन भविष्य के एक महान व्यवसाय को कैश फ्लो उत्पन्न करने की क्षमता वाले के रूप में परिभाषित किया जाता है। निवेशकों को उम्मीद है कि अगले दशक में ट्विटर मोनोपोली लाभ हासिल करेगा, जबकि समाचार पत्रों की मोनोपोली के दिन खत्म हो गए। कहा गया है कि आज के व्यापार का मूल्य भविष्य के कमाई गई सारे धन का योग है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की तुलना में कम विकास करने वाले व्यवसायों और उच्च वृद्धि करने वाले स्टार्टअप के बीच का अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। कम वृद्धि करने वाले व्यवसायों का अधिकांश मूल्य निकट अवधि में है। एक पुराना इकोनॉमिक बिजनेस अपने करंट कैश फ्लो को 5 या 6 साल तक बनाए रख सकता है। हालांकि करीबी फर्म को इसके मुनाफे में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। नाइट क्लब्स या रेस्तरां इसके अच्छे उदाहरण हैं। इनमें सफल लोग आज धन एकत्र कर सकते हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में उनके कैश फ्लो शायद कम हो जाएंगे, जब ग्राहक नए और ट्रेंड नियर विकल्पों की ओर मुड़ जाते हैं।
प्रौद्योगिकी कंपनियां अपोजिट ट्रांजेक्टरी का प्रयोग करती है। वे अक्सर पहले कुछ वर्षों के लिए नुकसान सहती है। वैसे भी मूल्यवान चीजों को बनाने में समय लगता है और इसका मतलब रेवेन्यू में देरी है। अधिकांश तकनीकी कंपनियों का मूल्य भविष्य में कम से कम 10 से 15 वर्ष तक लाभ कमाने लगेगा। मार्च 2001 में पेपॉल ने अभी तक लाभ नहीं कमाया था, लेकिन हमारे रेवेन्यू सालाना 100% तक बढ़ रहे थे। जब मैंने अपने भविष्य के कैश फ्लो का अनुमान लगाया तो मैंने पाया कि कंपनी का वर्तमान मूल्य 75%, जो कि साल 2011 और उसके बाद में उत्पन्न मुनाफे से होगा, और मुश्किल से केवल 27 महीनों के लिए कारोबार में रहने वाली कंपनी के लिए यह विश्वास करना कठिन था। लेकिन यह कम आकलन के रूप में सामने आया। आज पेपाल सालाना लगभग 15% की दर से आगे बढ़ता जा रहा है, जो एक दशक पहले के डिस्काउंट रेट से कम है। अब यह प्रतीत होता है कि कंपनी का अधिकांश मूल्य 2020 और इसके बाद आएगा। लिंक्डइन एक ऐसी कंपनी का अच्छा उदाहरण है जिसका मूल्य दूर भविष्य में मौजूद है। 2014 की शुरुआत में इसका बाजार पूंजीकरण 24.5 बिलियन डॉलर था, जो कि 1 अरब डॉलर से कम रेवेन्यू वाली कंपनी के लिए बहुत अधिक था, और जिसकी 2012 में शुद्ध आय केवल 21.6 मिलियन डॉलर थी। आप इन नंबरों को देख सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निवेशक क्रेजी हो गए हैं। लेकिन जब आप लिंक्डइन के अनुमानित फ्यूचर कैश फ्लो पर विचार करते हैं तो यह मूल्यांकन समझ में आता है। भविष्य के मुनाफे का महत्व सिलिकॉन वैली में भी अनुमानित है। एक कंपनी के मूल्यवान होने के लिए इसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कई उद्यमी केवल अल्पकालीन विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके पास यह बहाना होता है कि विकास को मापना आसान है, लेकिन स्थायित्व को मापा नहीं जा सकता, जो साप्ताहिक आंकड़ों, मासिक राजस्व लक्ष्यों और त्रैमासिक कमाई रिपोर्ट से ही प्रभावित रहते हैं। हालांकि आप उन संख्याओं को अनदेखा कर सकते हैं, कठिन से कठिन समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो आपके व्यवसाय के स्थायित्व को खतरे में डाल देती हैं। उदाहरण के लिए, लंबी अवधि की चुनौतियों से जिंगा व ग्रुपन प्रबंधकों और निवेशकों दोनों ने तेजी से अल्पकालीन वृद्धि की है। जिंगा ने फार्मविले जैसे खेलों के साथ शुरुआती जीत दर्ज की और नई रिलीज को साइकोमेट्रिक इंजन बनने का दावा किया, लेकिन हॉलीवुड स्टूडियो के सामने समान समस्या के साथ दोनों समाप्त हो गए। आप विकृत श्रोताओं के लिए लोकप्रिय मनोरंजन की लगातार स्ट्रीम कैसे बना सकते हैं, कोई भी नहीं जानता। ग्रुपन ने सैकड़ों हजारों स्थानीय व्यवसायों के बीच तेजी से विकास किया, लेकिन उन ग्राहकों के रिपीट ग्राहक बनने के लिए ग्राहक को राजी करना उनके विचार से कठिन था। यदि आप अन्य सभी को छोड़ निकट अवधि के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह करना चाहिए, क्या यह व्यवसाय अभी भी 1 दशक तक चलेगा? अकेले नंबर आपको जवाब नहीं देंगे। इसके बजाय आपको अपने व्यापार की गुणात्मक विशेषताओं के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मोनोपोली की विशेषताएं। भविष्य में बहुत बड़ी कैश फ्लो वाली कंपनी किस तरह दिखती है? प्रत्येक मोनोपोली यूनिक है, लेकिन उनमें आमतौर पर कुछ साझी विशेषताएं होती है, जैसे मालिकाना टेक्नोलॉजी, नेटवर्क प्रभाव, अर्थव्यवस्था के पैमाने और ब्रांडिंग। व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई भी सूची नहीं होती, वह मोनोपोली के लिए भी कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है। हालांकि आगे बताई गई विशेषताओं के अनुसार आप अपने व्यवसाय का विश्लेषण करके इसे टिकाऊ बनाने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। पहला, मालिकाना प्रौद्योगिकी। मालिकाना टेक्नोलॉजी कंपनी के पास सबसे वास्तविक लाभ होती है, क्योंकि यह आपके उत्पाद की नकल को मुश्किल या कहीं असंभव बनाती है। उदाहरण के लिए, गूगल की सर्च एल्गोरिदम किसी और के मुकाबले बेहतर परिणाम देता है। बेहद कम समय में पेज लोड व अत्यधिक सटीक ऑटो सर्च परिणाम देने वाली टेक्नोलॉजी उत्पाद को मजबूती
और रक्षाशीलता प्रदान करती है। किसी और के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, जो साल 2000 के दशक में गूगल ने अन्य सभी सर्च इंजन कंपनियों के साथ किया। थंब रूल के अनुसार बेहतर मोनोपोली के लिए मालिकाना टेक्नोलॉजी अपने निकटतम विकल्प से कम 10 गुना बेहतर होती है। इसके अलावा किसी भी तकनीक में सुधार करके पाई गई परिणाम को विशेष रूप से पहले से भीड़ भरे बाजार में बेचना मुश्किल होगा। 10x यानी उत्कृष्ट परिणाम के लिए सुधार करने का सबसे स्पष्ट तरीका है कुछ नया आविष्कार करना। यदि आप एक मूल्यवान तकनीक बनाते हैं जो पहले से उपलब्ध न हो, तो मूल्य में सैद्धांतिक रूप से अनंत वृद्धि होगी। जैसे नींद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दवा या गंजेपन को दूर करने के लिए इलाज। निश्चित रूप से यह मोनोपोली बिजनेस बनाने में बेहतरीन कदम साबित होगा। या फिर आप पहले से उपलब्ध उत्पादों को मूल रूप से बेहतरीन बना दें, जो 10x तक बेहतर हो जाएं, तो आप अपने आप ही प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए पेपाल ने ईबे से कम 10 गुना बेहतर खरीदारी और बिक्री की। खरीदारी के लिए चेक भेजने और 7 से 8 दिनों तक सामान का इंतजार करने की व्यवस्था को पेपाल ने समाप्त कर दिया और अब खरीदारों को तुरंत भुगतान करने का विकल्प दिया। विक्रेताओं को तुरंत उनकी पेमेंट मिलने लगी और चेक के विपरीत उन्हें फंड जल्दी से और सही समय पर मिलने लगे। अमेज़न ने अपने पहले 10x सुधार को विशेष रूप से देखने योग्य बनाया। उन्होंने कम से कम 10 गुना किताबें किसी भी अन्य किताबों की दुकान से ज्यादा पेश की। 1995 से लॉन्च होते ही अमेज़न पृथ्वी की सबसे बड़ी किताबों की दुकान होने का दावा कर सकता था, क्योंकि खुदरा किताबों की दुकान के विपरीत अमेज़न 1 लाख किताबें बेच सकती है। अमेज़न को भौतिक रूप से किसी भी पुस्तक को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी कोई ग्राहक आपूर्तिकर्ता से पुस्तक का अनुरोध करता था, तो आपूर्तिकर्ता ग्राहक को सीधे पुस्तक भेज देता था। यह क्वांटम सुधार इतना प्रभावी था कि अमेज़न के आईपीओ आने से 3 दिन पहले एक बहुत ही दुखी बार्न्स एंड नोबल ने मुकदमा दायर किया और दावा किया था कि अमेज़न खुद को धोखे से बुक ब्रोकर कहता है। आप बेहतर यूनिक डिजाइन के माध्यम से 10x सुधार भी कर सकते हैं। 2010 से पहले टेबलेट कंप्यूटिंग इतनी खराब थी कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसका बाजार भी अस्तित्व में नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी टेबलेट पीसी संस्करण प्रोडक्ट को 2002 में और नोकिया ने 2005 में अपना इंटरनेट टेबलेट जारी किया, लेकिन उन्हें उपयोग करना किसी दर्द से कम नहीं था। तब एप्पल ने आईपैड जारी किया। डिजाइन सुधारों को मापना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एप्पल कम से कम इस परिणाम को बेहतरीन तरीके से पेश कर पाया और टेबलेट अनुपयोगी से उपयोगी हो गया। दूसरा, नेटवर्क प्रभाव। नेटवर्क इफेक्ट उत्पाद को अधिक उपयोगी बनाते हैं क्योंकि अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके सभी मित्र फेसबुक पर हैं, तो आपके लिए फेसबुक में शामिल होने के लिए समझ में आता है। अलग सोशल नेटवर्क चुनने से आप अकेले ही रह जाते हैं। नेटवर्क इफेक्ट शक्तिशाली भी हो सकते हैं जब तक नेटवर्क आवश्यक रूप से बड़ा नहीं हो और आपका उत्पाद अपने पहले उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्यवान न हो। उदाहरण के लिए, 1960 में जेनेडो नामक एक क्विकसॉर्टी कंपनी ने सभी कंप्यूटरों के बीच एक 2 तरफा संचार नेटवर्क बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रारंभिक सिंक्रोनिक संस्करण 3 दशकों से अधिक व्यर्थ प्रयासों के बाद जेनेडो सामान्य रूप से बदल गया, जैसे वेब आम हो गया था। उनकी तकनीक शायद एक पैमाने पर काम करेगी, लेकिन यह केवल उसी पैमाने पर काम कर सकती थी। इसके लिए हर कंप्यूटर को एक ही समय में नेटवर्क में जोड़ने की आवश्यकता होती थी और यह कभी नहीं होने वाला था। विरोधाभासी रूप में, नेटवर्क प्रभाव व्यवसायों को विशेष रूप से छोटे बाजारों से शुरू होना चाहिए, जैसे फेसबुक ने हार्वर्ड के छात्रों के साथ शुरुआत की। मार्क जुकरबर्ग का पहला उत्पाद पृथ्वी के सभी लोगों को जोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि अपने सभी सहपाठियों को साइन अप करने के लिए डिजाइन किया गया था।
यही कारण है कि एमबीए द्वारा सफल नेटवर्क व्यवसायों को शायद ही कभी शुरू किया जाता है। प्रारंभिक बाजार इतने छोटे होते हैं कि वे अक्सर व्यावसायिक अवसर भी नहीं दिखते हैं। तीसरा, स्केल की अर्थव्यवस्थाएं। मोनोपोली व्यवसाय तब मजबूत होता है जब यह बड़ा होता है। कभी कभी उत्पाद बनाने की निश्चित लागत बिक्री से अधिक भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप विशेष रूप से अर्थव्यवस्थाओं का आनंद ले सकते हैं क्योंकि उत्पाद की दूसरी कॉपी बनाने की सीधी लागत शून्य होती है। कई व्यवसाय बड़े पैमाने पर बढ़ने के साथ सीमित फायदे प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से सेवा व्यवसाय में मोनोपोली बनाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास योग स्टूडियो है, तब आप केवल कुछ निश्चित ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम होंगे। आप अधिक प्रशिक्षकों को नौकरी पर रख सकते हैं और अधिक स्थानों पर विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके मार्जिन काफी कम हो जाएंगे और आप कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां प्रभावशाली लोगों का एक कोर समूह है लाखों अलग अलग ग्राहकों की सेवा कर सकता है। यह काम करने में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सक्षम है। एक अच्छे स्टार्टअप में अपने पहले ही डिजाइन में बड़े पैमाने पर निर्मित होने की क्षमता होनी चाहिए। ट्विटर पर पहले से ही 250 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। हालांकि अधिक हासिल करने के लिए इसे बहुत अधिक फीचर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई कारण नहीं दिखता है कि इसे बढ़ना बंद कर देना चाहिए। चौथा, ब्रांडिंग। परिभाषा के अनुसार एक कंपनी का अपने ब्रांड पर मोनोपोली होता है, इसलिए एक मजबूत ब्रांड बनाना मोनोपोली का दावा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। आज का सबसे मजबूत तकनीकी ब्रांड है एप्पल। आईफोन और मैकबुक जैसे उत्पादों की आकर्षक दिखने और ध्यान से चुनी गई सामग्री, एप्पल स्टोर का चिकना डिजाइन और उपभोक्ता अनुभव पर करीबी नियंत्रण, सर्वव्यापी विज्ञापन अभियान, प्रीमियम निर्माता के रूप में मूल्य निर्धारण और स्टीव जॉब का व्यक्तिगत करिश्मा सभी एक धारणा में योगदान देते हैं कि एप्पल अपने उत्पादों की उत्कृष्ट श्रेणी बनाने के लिए इतना अच्छा योगदान देता है। कई ने एप्पल की सफलता से सीखने की कोशिश की है। भुगतान विज्ञापन, ब्रांडेड स्टोर्स, शानदार सामग्री, उच्च कीमतें और यहाँ तक कि न्यूनतम डिजाइन की भी नकल। लेकिन सतह को चमकाने के लिए ये तकनीक मजबूत आंतरिक इच्छा के बिना काम नहीं करती है। एप्पल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकियों का एक जटिल योग है। यह उन सामग्रियों को उचित पैमाने पर निर्माण करता है जिससे इसके खरीदारों के लिए मूल्य निम्न हो जाता है और या अपने मजबूत नेटवर्क प्रभाव का आनंद लेता है। हजारों डेवलपर्स एप्पल उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं क्योंकि इसके सैकड़ों लाख उपयोगकर्ता हैं और वे उपयोगकर्ता हर समय नए ऐप्स की खोज करते रहते हैं। ये अन्य मोनोपोली लाभ एप्पल के स्पार्कलिंग ब्रांड की तुलना में कम स्पष्ट हैं, लेकिन मूलभूत सिद्धांत ही ब्रांडिंग को एप्पल की मोनोपोली को प्रभावी ढंग से मजबूत करते हैं। उत्पाद के बजाय ब्रांड के साथ शुरुआत खतरनाक है। जब से मारिशा मेयर याहू की सीईओ बनी है, 2012 के मध्य में उन्होंने इसे एक बार फिर से इंटरनेट पर लोकप्रिय बनाया और इसे पुनर्जीवित करने के लिए काम किया है। एक ही ट्वीट में याहू ने मेयर की योजना का सारांश बता दिया। यूजर के बाद उत्पाद, उत्पाद के बाद ट्रैफिक और ट्रैफिक के बाद रेवेन्यू। याहू ने अपने लोगों को डिजाइन जागरूकता का प्रदर्शन किया। इसने टम्बलर जैसे हॉट स्टार्टअप शुरू करके युवा प्रासंगिकता व्यक्त की और इसने मेयर की अपने स्टार पावर के लिए मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन से उत्पाद वास्तव में याहू को याहू बनाते हैं। जब स्टीव जॉब एप्पल लौट आए तो उन्होंने एप्पल को काम करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं बनाई। उन्होंने 10x सुधारों के मुट्ठी भर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्पाद लाइनों को घटा दिया। अकेले ब्रांडिंग पर कोई भी प्रौद्योगिकी कंपनी नहीं बनाई जा सकती है। एक मोनोपोली का निर्माण ब्रांड, स्केल, नेटवर्क प्रभाव और टेक्नोलॉजी संयुक्त रूप से मोनोपोली को परिभाषित करती है।
लेकिन इसके काम करने के लिए आपको अपने बाजार को ध्यान से चुनने और जानबूझकर इसके विस्तार की जरूरत है। छोटी मोनोपोली शुरू करो। शुरुआत में प्रत्येक स्टार्टअप छोटा होता है। प्रत्येक मोनोपोली बाजार के एक बड़े हिस्से पर हावी है, इसलिए प्रत्येक स्टार्टअप को बहुत छोटे बाजार से शुरू करना चाहिए। कारण सरल है, एक बड़े बाजार की तुलना में एक छोटे बाजार पर हावी होना आसान है। यदि आपको लगता है कि आपका प्रारंभिक बाजार बहुत बड़ा हो सकता है, तो यह लगभग निश्चित रूप से है। छोटे का मतलब महत्वहीन नहीं है। हमने इसका पेपाल में जल्दी प्रयोग किया था। हमारा पहला उत्पाद लोगों को पाम पेलोड के माध्यम से एक दूसरे को पैसे भेजने में मदद करता था। यह दिलचस्प तकनीक थी और कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। हालांकि दुनिया के लाखों पाम पेलोड उपयोगकर्ता किसी विशेष स्थान पर केंद्रित नहीं थे, उनके पास यह बहुत कम उपयोगी भी था और वे अपने उपकरणों का कभी कभी उपयोग करते थे। किसी को भी हमारे उत्पाद की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमारे पास कोई ग्राहक भी नहीं था। उस सबक के साथ हमने ईबे पर अपनी जगह तय की, जहां हमें हमारी पहली सफलता मिली। 1999 के अंत में ईबे के पास कुछ हजार हाई पावर सेलर थे और केवल 3 महीने के प्रयास के बाद हम उनमें से 25% की सेवा कर रहे थे। लाखों बिखरे हुए व्यक्तियों के ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के बजाय वास्तव में हमारे उत्पाद की आवश्यकता वाले कुछ हजार लोगों तक पहुंचना बहुत आसान था। स्टार्टअप के लिए एकदम सही लक्ष्य बाजार विशेष रूप से केंद्रित लोगों का एक छोटा समूह है और जिनको कोई भी प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान नहीं कर रहा होता है। कोई भी बड़ा बाजार खराब विकल्प है और प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा पहले से ही पेश किया जाने वाला एक बड़ा बाजार भी बदतर है। यही कारण है कि यहाँ हमेशा खतरे का झंडा बुलंद रहता है। जब उद्यमी $100 अरब के बाजार का 1% प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, व्यवहारिक रूप से एक बड़े बाजार में या तो एक अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट की कमी होगी या फिर यह प्रतिस्पर्धा के लिए खुलेगा। इसलिए कभी भी 1% तक पहुंचना मुश्किल है और यहाँ तक कि यदि आप एक छोटे से लाभ को प्राप्त करने में सफल हो भी जाते हैं, तो आपको केवल इसकी रोशनी से संतुष्ट होना होगा। गला काट प्रतियोगिता का मतलब है कि आपका मुनाफा शून्य है। स्केलिंग अप, आनुपातिक रूप से बढ़े। एक बार जब आप अपना बाजार बनाते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे इसका थोड़ा व्यापक बाजारों में विस्तार करना चाहिए। अमेज़न बताता है कि यह कैसे किया जा सकता है। जेफ बेजोस की संस्थापक दृष्टि कभी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं पर हावी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किताबों के साथ शुरुआत की। सूची में लाखों किताबें थी, लेकिन उनमें सभी का आकार लगभग समान था। वे शिप करने में आसान थी और कुछ सबसे दुर्लभ बेची जाने वाली किताबें कम से कम किसी भी खुदरा स्टोर में रखने से ज्यादा लाभदायक थी, जिसने और ग्राहकों को आकर्षित किया। अमेज़न एक किताबों की दुकान से दूर स्थित किसी के लिए या कुछ मंगाने के लिए प्रमुख समाधान बन गया। अमेज़न के पास 2 विकल्प थे, पुस्तकों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या का विस्तार करें या समान बाजारों में विस्तार करें। उन्होंने बाद वाले बाजार विकल्पों को चुना, सीडी, वीडियो और सॉफ्टवेयर। अमेज़न ने तब तक चीजों को जोड़ना धीरे धीरे जारी रखा जब तक कि वह दुनिया की सामान्य दुकान नहीं बन गया। इसके नाम ने खुद को कंपनी की स्केलिंग रणनीति को शानदार ढंग से एकीकृत कर दिया। अमेज़न ने अपने नाम के अनुरूप वर्षा वन की जैव विविधता की तरह ही दुनिया की हर किताब को सूचीबद्ध करने के अपने पहले लक्ष्य को पूरा किया और अब यह दुनिया की हर तरह की चीजों के लिए खड़ा है। ईबे ने भी छोटे बाजारों पर हावी होने से शुरुआत की। जब 1995 में उसने अपने नीलामी बाजार को लॉन्च किया, इसे पूरी दुनिया को एक बार में अपनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसने बेनी बेबी जैसे तीव्र रुचि समूह के साथ अच्छा काम किया। एक बार जब इसकी बेनी बेबी व्यापार में मोनोपोली हो गई,
तो ईबे सीधे खिलौनाकारों या औद्योगिक मार्केट्स को सूचीबद्ध करने के लिए इसमें कूद नहीं गया। यह छोटे छोटे शौकियों को पूरा करता रहा जब तक कि यह ऑनलाइन व्यापार करने वाले लोगों के लिए सबसे विश्वसनीय बाजार न बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइटम क्या है। कभी कभी स्केलिंग अप के लिए छिपी बाधाएं भी होती है। हाल ही के वर्षों में ईबे ने सबक सीखा है। सभी बाजारों की तरह नीलामी बाजार खुद को प्राकृतिक मोनोपोली के लिए उधार देता है, क्योंकि खरीदार वहां जाते हैं जहां विक्रेता होते हैं, और इसके विपरीत भी सही है। लेकिन ईबे ने पाया कि नीलामी मॉडल सिक्के और टिकटों जैसे व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट उत्पादों के लिए सबसे अच्छा काम करता है। यह कमोडिटी उत्पादों के लिए कम काम करता है। लोग पेंसिल या क्लेनेक्स पर बोली नहीं लगाना चाहते, इसलिए उन्हें अमेज़न से खरीदना अधिक सुविधाजनक है। ईबे के पास अभी भी एक मूल्यवान मोनोपोली है। बाजार सही ढंग से और धीरे धीरे विस्तार करने के लिए अनुमति देता है। सबसे सफल कंपनियां ज्यादा प्रगति करती है। पहले एक विशिष्ट जगह पर हावी होती है और फिर समानांतर बाजारों के लिए स्केल अप करती है। उनके संस्थापक कहानी का एक हिस्सा होते हैं। डोंट डिस्टर्ब सिलिकॉन वैली व्यवधान से भ्रमित हो गई है। मूल रूप से व्यवधान कला का एक शब्द है। यह वर्णन करने के लिए कि कैसे एक फर्म कम कीमत पर कम उत्पाद पेश करने के लिए नई तकनीक का उपयोग करती है, समय के साथ उत्पाद को बेहतर बना सकती है और अंततः पुरानी तकनीक का उपयोग कर मौजूदा कंपनियों द्वारा पेश प्रीमियम उत्पादों से टक्कर ले सकती है। यह लगभग तब हुआ जब पीसी के आगमन ने मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए बाजार में बाधा डाली। पहले पीसी अप्रासंगिक लग रहे थे, फिर वे प्रभावी हो गए। आज मोबाइल डिवाइस पीसी के लिए यही काम कर रहे हैं। हालांकि व्यवधान ने हाल ही में नए रूप में प्रस्तुत किसी भी चीज के लिए एक बज़वर्ड में ट्रांसमो गिफ्ट हो गया है। यह प्रतीत होता है कि यह मामूली मायने रखता है, क्योंकि यह एक एंटरप्रेन्योर की आत्म समझ को स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी तरीके से खराब करता है। इस अवधारणा को मौजूदा कंपनियों के लिए खतरों का वर्णन करने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए स्टार्टअप व्यवधान का मतलब है कि वे खुद को पुरानी फर्मों की आंखों के माध्यम से देखते हैं। यदि आप अपने आप को अनदेखी फोर्स से लड़ने वाला सोचते हैं, तो अपने रास्ते में आने वाली अनावश्यक बाधाओं को पार करना आसान है। लेकिन यदि आप वास्तव में कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो सृजन का कार्य पुराने उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो शायद आपके द्वारा बनाए गए उत्पादों को पसंद न करें। दरअसल, अगर आपकी कंपनी को पहले से ही मौजूदा फर्मों के विरोध का सामना करना पड़ता है, तो यह पूरी तरह से नया नहीं हो सकता। शायद यह मोनोपोली बनने वाली भी नहीं है। व्यवधान भी ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे शरारती लोग भी हैं जो परेशानी की तलाश करते हैं और फिर इसे पा लेते हैं। शरारती बच्चे प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजे जाते हैं। शरारती कंपनियां अक्सर झगड़े चुनती हैं, जिन्हें वे जीत भी नहीं सकती। नेपस्टर के बारे में सोचें, यह नाम ही परेशानी का मतलब था। नेपस्टर के तत्कालीन किशोर संस्थापक शॉन फेनिंग और शान पार्कर ने 1999 में शक्तिशाली संगीत रिकॉर्डिंग उद्योग को बाधित करने की धमकी दी। अगले वर्ष उन्होंने टाइम्स पत्रिका के कवर पर भी जगह पा ली। इसके 1.5 साल बाद उन्हें अदालत में दिवालिया घोषित कर दिया गया। पेपाल को विघटनकारी के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन हमने किसी भी बड़े प्रतिद्वंदी को सीधे चुनौती देने की कोशिश नहीं की। यह सच है कि हमने इंटरनेट भुगतान के लिए वीजा के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया। आप अपने वीजा कार्ड के उपयोग के बजाय ऑनलाइन खरीदने के लिए पेपाल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने कुल भुगतान के लिए बाजार का विस्तार किया, इसलिए हमने वीजा को हमारे मुकाबले ज्यादा व्यवसाय दिया। यूएस रिकॉर्डिंग उद्योग के साथ नेपस्टर के नेगेटिव संघर्ष के विपरीत हमारा संघर्ष समग्र, गतिशील और शुद्ध सकारात्मक था। जैसे ही आप अपने समकक्ष बाजारों में विस्तार करने की योजना तैयार करते हैं, तो बाधित न हो
और न किसी को करें। यथासंभव प्रतिस्पर्धा से बचें। जो डटेगा वही कमाएगा। आपने शायद पहले लाभ के बारे में सुना होगा। यदि आप बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए महत्वपूर्ण बाजार की हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहले चलना एक रणनीति है, लक्ष्य नहीं। वास्तव में भविष्य में नगद फ्लो पैदा करना क्या मायने रखता है? आखिरी प्रेरक बनना बेहतर है, अर्थात एक विशिष्ट बाजार में आखिरी महान विकास करने के लिए और वर्षों या यहाँ तक कि दर्शकों के मोनोपोली लाभ का आनंद लेना बेहतर होता है। ऐसा करने का तरीका एक महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन दृष्टि की ओर एक छोटे से बाजार पर हावी होना और वहां से आगे बढ़ना है। कम से कम इसमें व्यवसाय शतरंज की तरह है। ग्रैंड मास्टर जोसे राउल ने इसे अच्छी तरह से कहा है, सफल होने के लिए आपको सब कुछ से पहले यानी एंड गेम अपने ऊपर होने वाले आखिरी हमले का अध्ययन करना होगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 6 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 6। आप एक लॉटरी टिकट नहीं है। HindiAudiobook.com। व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सफलता भाग्य या कौशल से आती है? सफल लोग क्या कहते हैं? सफल लोगों के बारे में लिखने वाले एक लेखक मैल्कम ग्लेडवेल ने आउटलायर्स में घोषणा की कि भाग्य और उसके फायदे सफलता का परिणाम है। वारेन बफेट ने खुद को भाग्यशाली क्लब के सदस्य और जेफ बेजोस अमेज़न की सफलता को अविश्वसनीय ग्राहकों के कारण और चुटकुला कहते हुए कहते हैं कि इसके लिए आधा भाग्य, आधा समय और बाकी दिमाग उत्तरदायी था। बिल गेट्स दावा करते हैं कि वह भाग्यशाली था, इसी कौशल के साथ पैदा हुआ था। शायद यह स्पष्ट नहीं है कि यह वास्तव में संभव है या नहीं। शायद ये लोग रणनीतिक रूप से विनम्र थे। हालांकि क्रमबद्ध एंटरप्रेन्योरशिप की घटना सफलता की व्याख्या करने की हमारी प्रवृत्ति पर सवाल उठाने लगती है। सैकड़ों लोगों ने कई मिलियन डॉलर के व्यवसाय शुरू किए, लेकिन इनमें से कुछ ही मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना पाए, जैसे स्टीव जॉब्स, जैक डोरेस और एलन मस्क आदि। अगर सफलता ज्यादातर भाग्य के कारण मिलती तो शायद इस प्रकार के उद्यमियों का अस्तित्व ही नहीं होता। जनवरी 2013 में ट्विटर और स्क्वायर के संस्थापक जैक डोरेस ने अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स को ट्वीट किया, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। अधिकांश जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक थे। द अटलांटिक में ट्विटर का संदर्भ देते हुए रिपोर्टर एलेक्सिस मैड्रिगल ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि बहुत से इंग्लिश पुरुषों ने कहा, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती है। यह सच है कि पहले से ही सफल लोगों के पास नई चीजें करने के लिए समय, नेटवर्क, धन और अनुभव है, लेकिन शायद हमने उन्हें खारिज करने में बहुत जल्दी कर दी जो अपनी योजना के अनुसार सफल हुए हैं। क्या इस बहस को निष्पक्ष रूप से सुलझाने का कोई तरीका है? दुर्भाग्य से कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कंपनियां एक्सपेरिमेंट नहीं है। उदाहरण के लिए हमें फेसबुक के बारे में साइंटिफिक उत्तर पाने के लिए 2004 में पीछे जाना होगा और दुनिया की 1000 कॉपी बनानी होगी और प्रत्येक कॉपी में फेसबुक को फिर से शुरू करना होगा ताकि यह देखा जाए कि यह कितनी बार सफल होगा। लेकिन यह प्रयोग असंभव है। प्रत्येक कंपनी अद्वितीय परिस्थितियों में शुरू होती है और हर कंपनी केवल एक बार शुरू होती है। जब सैंपल एक होता है तो आंकड़े काम नहीं करते। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञान के पुनर्जागरण के साथ किस्मत को महारत, प्रभुत्व और नियंत्रित करने वाली माना जाती थी। हर कोई इस बात पर सहमत था कि आपको वह करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित न करें
जो आप नहीं कर सकते। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इस प्रकृति पर लिखा है, कमजोर इंसान भाग्य और परिस्थितियों में विश्वास करते हैं और मजबूत इंसान कारण और प्रभाव में विश्वास करते हैं। 1912 में उसके बाद दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले खोजकर्ता रोल्ड अमुंडसेन ने लिखा, विजय उनका इंतजार कर रही है जिनके पास कुछ करने का हौसला है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। कोई भी कह सकता है कि दुर्भाग्य मौजूद नहीं था, लेकिन पहले की पीढ़ियों ने अपना भाग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत में विश्वास किया। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बस एक करिश्माई घटना से बदलने वाला है, तो इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाए। यदि आप लॉटरी जीतने वाले लोगों के बारे में कहानियां पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टअप के बारे में सीखना बेकार है। कहानियां आपको बता सकती हैं कि उन्होंने अपने जादुई करतब कैसे किए, लेकिन यह नहीं बता सकती कि कैसे जीता जाए। जब हम इस तरह के ऐतिहासिक प्रश्नों पर बहस करते हैं, तो भाग्य को भूतकाल में दर्शाया जाता है। भविष्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या यह डिजाइन और चांस का मामला है? क्या आप अपना भविष्य नियंत्रित कर सकते हैं? आप भविष्य को स्थिर मानते हैं या अनिश्चित? यदि आप भविष्य को मानते हैं, तो इसे आप समझने और आकार देने के लिए पहले से ही काम पर लगे होंगे। लेकिन अगर आप भविष्य को अनिश्चित समझते हैं, तो आप इसे आकार देने की कोशिश करना छोड़ देंगे। भविष्य के अनिश्चित दृष्टिकोण बताते हैं कि आज हमारी दुनिया में सबसे अधिक निष्क्रिय क्या है। जब लोगों के पास ठोस योजनाओं की कमी होती है, तो वे विभिन्न विकल्पों के पोर्टफोलियो इकट्ठा करने के लिए औपचारिक नियमों का उपयोग करते हैं। यह आज के अमेरिकियों के व्यवहार का वर्णन करता है। मिडिल स्कूल में हमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाई स्कूल में महत्वाकांक्षी छात्र सब कुछ जानने के लिए और भी कठिन प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब तक एक छात्र कॉलेज जाता है, तब तक वह एक दशक में पूरी तरह से अज्ञात भविष्य के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार विशेष रूप से कुछ भी नहीं बनता। इसके विपरीत एक दृढ़ संकल्पवान इंसान अनेक तरफ ध्यान भटकाने की बजाय एक लक्ष्य चुनता है। कुछ अलग करने के लिए अथक काम करने की बजाय वह एक मोनोपोली बनाने का वास्तविक प्रयास करता है। युवा लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके चारों ओर हर कोई एक निश्चित दुनिया में विश्वास खो चुका है। इसलिए कोई भी केवल एक विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं ले रहा है। वह तो बस विकल्पों को चमड़े की गेंद की तरह लपकता है और इसके बाद दूसरे विकल्प आने पर पहले को छोड़ उसे लपकने के चक्कर में रहता है। आप भविष्य के बेहतर या बदतर होने की कल्पना कर सकते हैं। आशावादी लोग भविष्य का स्वागत करते हैं और निराशावादी से डरते हैं। इन सभी संभावनाओं को देखने के बाद 4 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहला, अनिश्चित निराशावाद। प्रत्येक संस्कृति में और पूरे इतिहास में कुछ स्वर्ण युग और लगभग सभी लोगों की अवनति की व निराशावाद की कहानियां होती हैं। आज भी निराशावाद दुनिया के विशाल हिस्सों पर हावी है। गंभीर निराशावादी समय में भी एक उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हमें पता नहीं कि इसे कैसे पहचाना जाए। यह यूरोप के 1970 के दशक का वर्णन करता है, जब महाद्वीप अप्रत्यक्ष नौकरशाही का शिकार हो गया। आज पूरा यूरोजोन धीमी गति से संकट में जा रहा है और इसका कोई भी वारिस नहीं है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक सुधार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। यूएस ट्रेजरी ने डॉलर पर ईश्वर में हमें विश्वास है प्रिंट किया है। ईसीबी यूरो पर किक द कैन डाउन द रोड भी प्रिंट कर सकता है। यूरोपियन लोग घटनाओं पर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वे उम्मीद करते हैं कि चीजें और भी अधिक खराब होने जा रही हैं। अनिश्चित निराशावादी यह नहीं जान सकते कि अपरिहार्य गिरावट तेज होगी या धीमी, विनाशकारी होगी या क्रमिक होगी। जो भी कुछ कर सकता है
वह बस इसके होने का इंतजार कर रहा है। इसलिए वह इस दौरान खा सकता है, पी सकता है और आनंद ले सकता है। असीम निराशावाद। निश्चित निराशावादी मानते हैं कि भविष्य और भी गहरा हो सकता है, लेकिन चूंकि यह अंधकार में होगा, इसलिए उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। शायद आश्चर्य की बात यह है कि चीन आज दुनिया में सबसे निश्चित निराशावादी जगह है। जब अमेरिकी देखते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आत्मविश्वासी देश अपने भविष्य को संवारने में महारत हासिल कर रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन अभी भी भविष्य को लेकर आशावादी है और यह मानते हैं कि चीन पर अपने आशावाद को थोप सकते हैं। चीन के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है। हर किसी दूसरे देश को डर है कि चीन का व्यापार दुनिया भर में फैल रहा है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो डरता नहीं है। चीन का प्रारंभिक आधार बहुत कम है, इसलिए वह तेजी से बढ़ सकता है। चीन के बढ़ने का सबसे आसान कारण है कि वह वही काम करे जो पश्चिम पहले से ही कर चुका है, और यह वही है जो चीन कर रहा है। अधिक कारखानों और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के लिए और अधिक कोयला जलाना व वैसी ही निश्चित योजनाओं को लागू करना। लेकिन चीन की बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होना, जिससे अमीर देशों के जीवन स्तर की बराबरी करना चीन के लिए आसान नहीं है, और चीनी इसे जानते हैं। यही कारण है कि चीनी नेतृत्व चीजों के बदतर होने को लेकर आतंकित है। प्रत्येक वरिष्ठ चीनी नेता ने अपने बचपन में अकाल का अनुभव किया है, इसलिए जब पोलित ब्यूरो भविष्य को देखता है जिसमें आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता, चीनी जनता भी जानती है कि बाहरी लोगों को चीन में लाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन वे उन अमीर चीनी लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो देश से बाहर अपना निवेश भेज रहे हैं। गरीब चीनी वे सब कुछ बचा सकते हैं जिसकी वे आशा करते हैं कि उनके लिए पर्याप्त होगा। चीन में हर वर्ग के लोग भविष्य के घातक परिणामों को लेकर गंभीर है। अनंत आशावाद। एक निश्चित आशावादी का भविष्य उज्जवल होगा यदि उसके पास भविष्य की योजना है और वह इसे बेहतर बनाने के लिए काम करता है। 17वीं शताब्दी से 1950 और 60 के दशक तक निश्चित आशावादियों ने पश्चिमी दुनिया का नेतृत्व किया। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और व्यापारियों ने दुनिया को अमीर, स्वस्थ और पहले की कल्पना की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहने लायक बना दिया। जैसा कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 19वीं शताब्दी के बिजनेस क्लास को स्पष्ट रूप से देखा था। सभी पिछली पीढ़ियों की तुलना में इस पीढ़ी ने अधिक विशाल उत्पादक ताकतों का निर्माण किया। मानव, मशीनरी, उद्योग और कृषि, रसायन, नेविगेशन, रेलवे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, खेती के लिए पूरे महाद्वीपों का आपस में जुड़ाव, नदियों का कैनलाइजेशन, सामाजिक श्रम से पूरी आबादी के लिए प्रकृति की ताकतों को अधीन कर जनमानस के लिए उपयोगी बनाया है। प्रत्येक पीढ़ी के आविष्कारक और दूरदर्शी अपने पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ रहे थे। 1843 में लंदन के लोगों को एक नई खुदाई सुरंग द्वारा थेम्स नदी के नीचे अपना पहला क्रॉसिंग बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1869 में स्वेज नहर ने केप ऑफ गुड होप के दौर से यूरेशियन शिपिंग यातायात को बचाया। 1914 में पनामा नहर ने अटलांटिक से प्रशांत तक मार्ग कम कर दिया। यहाँ तक कि ग्रेट डिप्रेशन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में निरंतर प्रगति में बाधा डालने में नाकाम रही, जो हमेशा दुनिया की सबसे दूर दराज के निश्चित आशावादियों का घर रहा है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1929 में शुरू हुई थी और 1931 में समाप्त हुई। गोल्डन गेट ब्रिज 1933 में शुरू हुआ और 1937 में पूरा हुआ। मैनहट्टन परियोजना के द्वारा 1941 में शुरू हुई। वह 1945 तक दुनिया का पहला परमाणु बम तैयार कर चुका था। अमेरिकियों ने
रीमेक करना जारी रखा। पे टाइम में दुनिया का चेहरा इंटरस्टेट राजमार्ग प्रणाली का 1956 में निर्माण शुरू किया और पहली 20,000 मील की सड़क 1965 तक ड्राइविंग के लिए खोल दी गई। असीमित योजना भी इस ग्रह की सतह से परे चली गई। नासा का अपोलो कार्यक्रम 1961 में शुरू हुआ और 1972 में समाप्त होने से पहले चंद्रमा पर इंसान को भेज चुका था। बड़ी योजनाएं सिर्फ राजनीतिक नेताओं या सरकारी वैज्ञानिकों के लिए आरक्षित नहीं थी। 1940 के उत्तरार्ध में जॉन रेबर नामक एक कैलिफोर्नियाई नागरिक ने पूरे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र की भौतिक भूगोल को फिर से बनाने की शुरू करने की तैयारी की। रेबर एक स्कूली शिक्षक, शौकिया रंगमंच निर्माता और एक सेल्फ मेड इंजीनियर था। प्रमाण पत्रों की कमी से अनजान उन्होंने सार्वजनिक रूप से खाड़ी में 2 विशाल बांध बनाने, पीने के पानी और सिंचाई के लिए बड़े ताजे पानी की झीलों का निर्माण करने और विकास के लिए 20,000 एकड़ भूमि का पुनः उपजाऊ बनाने का प्रस्ताव रखा। भले ही उनके पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, फिर भी लोगों ने रेबर योजना को गंभीरता से लिया। कैलिफोर्निया में समाचार पत्र, संपादकीय बोर्डों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी व्यवहार्यता पर सुनवाई की। आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स ने इसे अनुकरण करने के लिए एक गुबादार सालसिटो गोदाम में खाड़ी के 1.5 एकड़ के पैमाने का मॉडल भी बनाया। इन परीक्षणों ने तकनीकी कमियों का खुलासा किया, इसलिए योजना को पूरा नहीं किया गया था। लेकिन क्या आज कोई भी इस तरह की दृष्टि को गंभीरता से ले सकता है? 1950 के दशक में लोगों ने बड़ी योजनाओं का स्वागत किया और पूछा कि क्या वे काम करेंगी। आज एक स्कूली शिक्षक से आने वाली एक भव्य योजना क्रंकरी के रूप में खारिज कर दी जाएगी और किसी भी शक्तिशाली इंसान से आने वाली लंबी दूरी की दृष्टि को हैब्रिज के रूप में स्वागत करवाया जाएगा। आज अभी भी उस साल सिटी वेयर हाउस में बे मॉडल पर काम कर सकते हैं, लेकिन आज यह सिर्फ एक पर्यटन का आकर्षण है। भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं केवल पुरातन जिज्ञासा बनकर रह गई है। 1950 के दशक में अमेरिकियों ने सोचा कि भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं वैज्ञानिकों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। अनिश्चित आशावाद। 1970 के दशक में एक संक्षिप्त निराशावादी चरण के बाद 1982 के बाद से अनिश्चित निराशावाद ने अमेरिकी सोच पर प्रभुत्व बनाए रखा। जब एक लंबा बुल बाजार शुरू हुआ और वित्त भविष्य में आने के लिए इंजीनियरिंग तरीके के रूप को ग्रहण कर रहा था, एक अनिश्चित आशावादी के लिए भविष्य बेहतर होगा, लेकिन वह नहीं जानता कि वास्तव में कैसे होगा। इसलिए वह कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाएगा। वह भविष्य से लाभ की उम्मीद करता है, लेकिन इसे ठोस रूप से डिजाइन करने का कोई कारण नहीं दिखता है। एक नया उत्पाद बनाने के लिए वर्षों काम करने के बजाय अनिश्चित आशावादी पहले से ही आविष्कार किए गए लोगों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। बैंकर पहले से ही मौजूद कंपनियों की पूंजी संरचनाओं को पुनर्व्यवस्थित करके पैसे कमाते हैं। वकील पुरानी चीजों पर विवादों को हल करते हैं या अन्य लोगों को उनके मामलों की संरचना में मदद करते हैं। और निजी इक्विटी निवेशक और प्रबंधन परामर्शदाता नए व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं। वे लगातार प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन के साथ पुराने लोगों से अतिरिक्त दक्षता दिखाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये फील्ड सभी उच्च डिग्री धारकों की असमान संख्या को आकर्षित करते हैं। 2 दशकों से रेज्यूमे बनाने के लिए एक उचित उच्च वर्ग प्रक्रिया उन्मुख करियर की तुलना में अधिक उचित इनाम जो पा रहे हैं। हाल के स्नातकों के माता पिता अक्सर उन्हें स्थापित पथ पर आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं। बेबी बूम के अजीब इतिहास ने अनिश्चितकालीन आशावादियों की एक पीढ़ी का निर्माण किया ताकि इतनी आसानी से प्रगति की जा सके कि जिसके वे हकदार हैं। चाहे आप 1945 या 1950 या 1955 में पैदा हुए थे, आपके जीवन के केवल 18 वर्षों के लिए हर साल चीजें बेहतर होती है, लेकिन इसका आपके साथ कुछ लेना देना नहीं था।
तकनीकी प्रगति स्वचालित रूप से बढ़ती प्रतीत होती है। इसलिए बूमर्स बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े हुए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं बढ़ी। फिर जब 1970 के दशक में तकनीकी प्रगति रुक गई, तो अधिकांश असमान बूमर्स के बचाव में आय असमानता बढ़ी। वयस्कता का हर साल अमीर और सफल के लिए स्वचालित रूप से बेहतर और बेहतर हो रहा है। उनकी बाकी पीढ़ी पीछे छोड़ दी गई थी, लेकिन अमीर बूमर्स जो आज जनता की राय को आकार देते हैं, उनके बढ़ते आशावाद पर सवाल उठाने के लिए बहुत कम कारण देखते हैं। क्योंकि ट्रैक किए गए करियर उनके लिए काम करते हैं, इसलिए वे कल्पना नहीं कर सकते कि वे करियर ट्रैक उनके बच्चों के लिए भी काम करेंगे या नहीं। मैल्कम ग्लैडवेल का कहना है कि आप अपने भाग्यशाली व्यक्तिगत संदर्भ को समझे बिना बिल गेट्स की सफलता को समझ नहीं सकते। वह एक अच्छे परिवार में बड़ा हुआ, कंप्यूटर प्रयोगशाला से सुसज्जित एक निजी स्कूल गया और पॉल एलन को बचपन के दोस्त के रूप में पाया। लेकिन शायद आप बल्कर के रूप में अपने ऐतिहासिक संदर्भ को मैकवेल ग्लैडवेल को नहीं समझ सकते। जब बेबी बूमर्स बड़े होते हैं और यह समझाने के लिए किताबें लिखते हैं कि क्यों एक या कोई अन्य व्यक्ति सफल होता है, तो वे मौके से निर्धारित किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ की शक्ति को इंगित करते हैं। लेकिन वे अपने पसंदीदा स्पष्टीकरण के लिए भी बड़े सामाजिक संदर्भ को याद करते हैं। पूरी पीढ़ी बचपन से सीखने के मौके की शक्ति को खत्म करने और योजना के महत्व को कम करने के लिए सीखा है। पहले ग्लैडवेल स्वयं निर्मित व्यवसाय की मिथक की एक विरोधाभासी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह उनकी स्वयं की पीढ़ी के पारंपरिक दृष्टिकोण को इंगित करता है। हमारा स्वतंत्र आशावाद। एक निश्चित आशावादी भविष्य के लिए इंजीनियरों को अंतरिक्ष में आवास और पानी के नीचे शहरों और बस्तियों को डिजाइन करने की आवश्यकता है, और एक अनिश्चित आशावादी भविष्य अधिक बैंकरों और वकीलों को आगमन के लिए कहता है। वित्त अनिश्चितकालीन सोच का प्रतीक है, क्योंकि पैसा बनाने का यही एकमात्र तरीका है जब आपको पता नहीं होता कि धन कैसे कमाया जाए। अगर वे लॉ स्कूल नहीं जाते हैं तो ब्राइट कॉलेज के स्नातक वॉल स्ट्रीट जाते हैं, क्योंकि उनके पास करियर के लिए कोई वास्तविक योजना नहीं है। और एक बार जब वे गोल्डमैन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वित्त के अंदर भी सब कुछ अनिश्चित है। यह अभी भी आशावादी है। यदि आप हारने की उम्मीद करते हैं तो आप बाजारों में नहीं खेलेंगे, लेकिन मौलिक सिद्धांत यह है कि बाजार समझ से परे है। आप कुछ विशिष्ट या वास्तविक नहीं जान सकते। ऐसी स्थिति में विविधीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्त की अनिश्चितता विचित्र हो सकती है। इस बारे में सोचे कि सफल उद्यमी जब अपनी कंपनी को बेचते हैं तो उस समय क्या होता है, वे पैसे के साथ क्या करते हैं। यह वित्तीय दुनिया में इस तरह दिखता है। संस्थापकों को यह पता नहीं होता कि अब इसके साथ क्या करना है, इसलिए वे इसे एक बड़े बैंक को दे देते हैं। बैंकरों को यह पता नहीं होता कि इसके साथ क्या करना है, इसलिए वे इसे संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई कर फैलाते हैं। संस्थागत निवेशकों को पता नहीं है कि उनकी इस पूंजी के साथ क्या करना है, इसलिए वे स्टॉक के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। कंपनियां फ्री कैश फ्लो उत्पन्न करने के लिए अपनी शेयर कीमत बढ़ाने की कोशिश करती है। वे लाभांश जारी करते हैं और शेयर वापस खरीदते हैं और इसी चक्र को दोहराते हैं। किसी भी समय श्रृंखला में किसी को भी पता नहीं है कि असली अर्थव्यवस्था में पैसे के साथ क्या करना है, लेकिन एक अनिश्चित दुनिया में लोग वास्तव में असीमित विकल्प पसंद करते हैं। आप जो कर सकते हैं धन उससे अधिक मूल्यवान है। पैसा केवल निश्चित भविष्य ही पैसे को खत्म करने का साधन होता है, यह खुद खत्म नहीं होता। अनिश्चित राजनीति। पहले राजनेता चुनाव के समय आधिकारिक तौर पर जनता से जुड़ते थे, लेकिन आज वे हर पल जनता के विचारों से जुड़े होते हैं। आधुनिक मतदान से
राजनेताओं को अपनी छवि को पूर्ववर्ती सार्वजनिक राय से मेल खाने में सक्षम बनाता है। इसलिए अधिकांश ऐसा ही करते हैं। नॉट सिल्वर की चुनाव भविष्यवाणियां उल्लेखनीय रूप से सटीक हैं, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि अब हर 4 साल में इतनी बड़ी कहानी बनती है। इस बारे में सांख्यिकीय भविष्यवाणियों से हम सब और अधिक प्रभावित हुए हैं कि देश अब 10 या 20 साल की तरह दिखने के बारे में दूरदर्शी भविष्यवाणियों के मुकाबले सप्ताहों में सोच रहा है। और यह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं है, सरकार का चरित्र भी बहुत अनिश्चित हो गया है। सरकार परमाणु हथियार और चंद्र अन्वेषण जैसी समस्याओं के जटिल समाधानों का समन्वय करने में सक्षम होती थी, लेकिन आज अनिश्चित काल के 40 वर्षों बाद सरकार मुख्य रूप से बीमा करती है, बड़ी समस्याओं के समाधान, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और अन्य हस्तांतरण भुगतान कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1975 से एंटाइटलमेंट खर्च हर साल विवेकपूर्ण खर्च किया है। विवेकपूर्ण खर्च बढ़ाने के लिए हमें विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए निश्चित योजनाओं की आवश्यकता होगी, लेकिन एंटाइटलमेंट खर्च के अनिश्चित तर्क के अनुसार चीजों को बेहतर बनाने के लिए हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन दर्शन। आप सिर्फ राजनीति में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों के अनिश्चितकालीन दृष्टिकोण में देख सकते हैं, जिनके विचार लेफ्ट और राइट दोनों तरह के ही हैं। प्राचीन दुनिया का दर्शन निराशावादी था। प्लेटो, अरिस्टोटल, एपिक्यूरस और ल्यूक्रेटिस सभी ने मानव क्षमता पर सख्त सीमाएं स्वीकार की। एकमात्र सवाल यह था कि हमारे दुखद भाग्य का सामना कैसे किया जाए। आधुनिक दार्शनिक ज्यादातर आशावादी थे। दाईं ओर हर्बर्ट स्पेंसर से केंद्र में हेगल और बाईं ओर मार्क्स तक 19वीं शताब्दी में प्रगति के विश्वास को साझा किया गया। इन विचारकों ने भौतिक रूप से बेहतर तरीके से मानव जीवन को बदलने के लिए भौतिक प्रगति की उम्मीद की। वे निश्चित आशावादी थे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनिश्चितकालीन दर्शन सामने आए। 2 प्रमुख राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक को आमतौर पर कठोर विरोधी के रूप में देखा जाता है। समानतावादी बाईं ओर रावल निष्पक्षता और वितरण के प्रश्नों से चिंतित थे। स्वतंत्रतावादी अधिकार पर नोजिक ने व्यक्तिगत आजादी को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। वे दोनों मानते थे कि लोग शांति से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, इसलिए पूर्वजों के विपरीत वे आशावादी थे। लेकिन स्पेंसर या मार्क के विपरीत राल्स और नोजिक अनिश्चित आशावादी थे। उनके पास भविष्य का कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं था। उनकी अनिश्चितता के विभिन्न रूप थे। रावल ने अज्ञानता के घूंघट के साथ न्याय का सिद्धांत शुरू किया। निष्पक्ष राजनीतिक तर्क दुनिया के ज्ञान के साथ किसी के लिए असंभव माना जाता है, क्योंकि यह ठोस रूप से मौजूद है। अद्वितीय लोगों और वास्तविक टेक्नोलॉजी की हमारी वास्तविक दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय राल्स ने निष्पक्षता के साथ अंतर्निहित स्थिर समाज के बारे में कल्पना बहुत गतिशीलता के साथ की। नोजिक ने राल्स की पैटर्न अवधारणा का विरोध किया। नोजिक के लिए किसी भी स्वैच्छिक विनिमय की अनुमति दी जानी चाहिए और कोई सामाजिक पैटर्न रखरखाव उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। राल्स की तुलना में अच्छे समाज के बारे में उनके पास कोई ठोस विचार नहीं था। दोनों ने प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। आज हम बाएं उत्तरदायी समानतावाद और उदारवादी व्यक्तित्व के बीच मतभेदों को अतिरंजित करते हैं, क्योंकि लगभग हर कोई अपना सामान्य अनिश्चित दृष्टिकोण रखता है। दर्शन, राजनीति और व्यापार में प्रक्रिया पर बहस भी एक बेहतर भविष्य के लिए ठोस योजना बनाने के लिए अंतहीन रूप से एक तरीका बन गया है। अनिश्चित जीवन। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को समझने और विस्तार करने की मांग की। 19वीं शताब्दी में खोजकर्ताओं ने फ्लोरिडा के जंगलों में जबान बनाने वाले फव्वारे को खोजा। फ्रांसिस बेकन ने लिखा था
कि जीवन की लंबाई को एक महान दवा की शाखा माना जाना चाहिए। 1960 के दशक में रॉबर्ट बायल ने विज्ञान के भविष्य के लिए जवान रहने के रहस्य पर अपनी प्रसिद्ध सारणी को जनता के सामने रखा। चाहे भौगोलिक अन्वेषण या प्रयोगशाला अनुसंधान के माध्यम से पुनर्जागरण के सर्वोत्तम काल में मृत्यु के बारे में सोचा गया था। हमने अभी तक जीवन के रहस्यों को उजागर नहीं किया है, लेकिन 19वीं शताब्दी में बीमाकर्ताओं और सांख्यिकीविदों ने सफलतापूर्वक मृत्यु के बारे में एक रहस्य प्रकट किया जो आज भी हमारी सोच को नियंत्रित करता है। उन्होंने पाया कि इसे गणितीय संभावनाओं में कैसे व्यक्त किया जाए। मोर्टेलिटी चार्ट यानी जीवन सारणी हमें किसी दिए गए वर्ष में मरने की हमारी संभावना बताती है। पिछली पीढ़ियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि बेहतर बीमा अनुबंधों के बदले में हमने दीर्घायु के बारे में रहस्यों की खोज छोड़ दी है। मानव जीवन काल की वर्तमान श्रृंखला के व्यवस्थित ज्ञान की यह सीमा प्राकृतिक प्रतीत होती है। आज हमारे समाज को दोनों विचारों से पार जाना है कि मृत्यु दोनों अपरिहार्य और अनिश्चित है। इस बीच जीव विज्ञान के एजेंडों को आकार देने के लिए अनेक संभव दृष्टिकोण आ गए हैं। 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाया कि एक रहस्यमय जीवाणुरोधी कवक एक पेट्री डिश पर उगाया गया था जो वह अपनी प्रयोगशाला में रखना भूल गए थे। उसने दुर्घटनावश पेनिसिलिन की खोज की। वैज्ञानिकों ने तब से मौके की शक्ति का उपयोग करने की मांग की। आधुनिक दवा की खोज का लक्ष्य फ्लेमिंग की अलग अलग परिस्थितियों में 1 मिलियन गुना बढ़ाना है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां सटीक दवा खोजने की उम्मीद करते हुए अनिश्चित यौगिकों के संयोजन के माध्यम से अनिश्चित रूप से खोज करती हैं। लेकिन यह काम नहीं कर रहा है और साथ ही इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। पिछली 2 शताब्दियों में नाटकीय प्रगति के बावजूद हाल के दशकों में बायोटेक्नोलॉजी ने निवेशकों या मरीजों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। नई दवाओं की संख्या से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है। आज बायोटेक के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कभी भी इसी तरह की प्रगति करेगा। बायोटेक स्टार्टअप अनिश्चितकालीन सोच का एक बड़ा उदाहरण है। शोधकर्ता उन चीजों के साथ प्रयोग करते हैं जो शरीर के सिस्टम के जैसे काम करते हैं। इस बारे में निश्चित सिद्धांतों को परिष्कृत करने के बजाय उन्हीं पर काम करते हैं। जीव विज्ञानी कहते हैं कि उन्हें इस तरह से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि आंतरिक जीव विज्ञान कठिन है। उनके अनुसार आईटी स्टार्टअप काम करते हैं क्योंकि हमने कंप्यूटर स्वयं बनाया है और उन्हें विश्वसनीय रूप से हमारे आदेशों का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। बायोटेक मुश्किल है क्योंकि हमने अपने शरीर को डिजाइन नहीं किया है और जितना अधिक हम उनके बारे में सीखते हैं उतना अधिक वे जटिल होते जाते हैं। लेकिन आज यह आश्चर्य करना संभव है कि जीव विज्ञान की वास्तविक कठिनाई बायोटेक स्टार्टअप के लिए सामान्य रूप से व्यापार के लिए अनिश्चित दृष्टिकोण के लिए बहाना बन गई है। इसमें शामिल अधिकांश लोग अंततः कुछ चीजों को काम करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ सफलता के लिए जरूरी तीव्रता के स्तर के साथ एक विशिष्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। यह उन प्रोफेसरों के साथ होता है जो अक्सर पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय पार्ट टाइम सलाहकार बन जाते हैं। यहाँ तक कि अपने स्वयं के शोध से शुरू होने वाले बायोटेक स्टार्टअप के लिए भी फिर हर कोई प्रोफेसरों के अनिश्चित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। स्वतंत्रतावादियों के लिए यह दावा करना आसान है कि भारी विनिमय बायोटेक को पीछे रखता है, लेकिन अनिश्चित आशावाद बायोटेक के भविष्य के लिए और भी बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। अनिश्चित आशावाद भी संभव है। हमारे अनिश्चितकालीन आशावादी निर्णय किस तरह का भविष्य बनाएंगे। यदि एक परिवार बचत कर रहा है तो कम से कम वह बाद में खर्च करने के लिए पैसे की उम्मीद तो कर सकता है, और यदि अमेरिकी कंपनियां निवेश कर रही हैं तो वे भविष्य में नई संपत्ति के पुरस्कारों का फायदा उठाने की
उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी परिवार लगभग कुछ भी बचा रहे हैं और अमेरिकी कंपनियां नई परियोजनाओं में निवेश किए बिना अपने बैलेंस शीट में ढेर सारा धन इकट्ठा कर रही है, क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। भविष्य के अन्य 3 विचार काम कर सकते हैं। जब आप भविष्य में भविष्य का निर्माण करते हैं तो असीमित आशावाद काम करता है। असीमित निराशावाद निर्माण के द्वारा काम करता है, जिसे किसी भी चीज की उम्मीद किए बिना कॉपी किया जा सकता है। अनिश्चित निराशावाद काम करता है क्योंकि यह आत्मनिर्भर है। यदि आप कम उम्मीदों के साथ एक स्केलर हैं, जो कि यह है, लेकिन अनिश्चित आशावाद स्वाभाविक रूप से असंभव प्रतीत होता है। अगर कोई इसके लिए योजना नहीं बनाता तो भविष्य बेहतर कैसे हो सकता है? असल में आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोगों ने पहले से ही इस सवाल का जवाब सुना है। योजना के बिना प्रगति वह है जिसे हम विकास कहते हैं। डार्विन ने स्वयं लिखा था कि जीवन किसी भी व्यक्ति के इरादे के बिना प्रगति करता है। प्रत्येक जीवित चीज किसी अन्य जीव पर केवल एक अनिश्चित पुनरावृत्ति है और सर्वोत्तम पुनरावृत्तियां हमेशा जीतती हैं। डार्विन का सिद्धांत ट्रिलोबाइट्स और डायनासोर की उत्पत्ति को समझाता है, लेकिन क्या इसे डोमेन तक बढ़ाया जा सकता है जो बहुत दूर है? जैसे न्यूटनियन भौतिकी ब्लैक होल या बिग बैंग को समझा नहीं सकता। यह स्पष्ट नहीं है कि डार्विनियन जीव विज्ञान को एक बेहतर समाज बनाने या किसी नए व्यवसाय को कैसे तैयार करना है, यह समझना चाहिए। फिर भी हाल के वर्षों में डार्विनियन रूपक व्यापार में आम हो गए हैं। पत्रकार प्रतिस्पर्धी बाजार में कॉर्पोरेट अस्तित्व के लिए प्रतियोगी पारिस्थितिक तंत्र में शब्दावली अस्तित्व का आकलन करते हैं। इसलिए डिजिटल डार्विनवाद, .com डार्विनवाद और क्लिक वेस्ट का उत्तरजीविता जैसे शीर्षक बन गए हैं। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग संचालित सिलिकॉन घाटी में भी इस पल के बज़वर्ड एक छोटा स्टार्टअप बनाने के लिए कहते हैं, जिसे हमेशा बदलते पर्यावरण के लिए अनुकूलित और विकसित कर सकते हैं। उद्यमियों को बताया जाएगा कि कुछ भी पहले से ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हमें यह जानना चाहिए कि ग्राहक क्या चाहते हैं। वे न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद से अधिक कुछ नहीं बनाते हैं और सफलता के लिए अपना रास्ता फिर से शुरू करते हैं। लेकिन छोटी शुरुआत एक प्रणाली है, लक्ष्य नहीं। पहले से मौजूद चीजों में छोटे बदलाव करना आपको स्थानीय अधिकतम ले जा सकता है, लेकिन यह आपको वैश्विक अधिकतम खोजने में मदद नहीं करेगा। आप एक ऐप का सबसे अच्छा संस्करण बना सकते हैं जो लोगों को अपने आईफोन से टॉयलेट पेपर ऑर्डर करने देता है, लेकिन एक बोल्ड प्लान के बिना पुनरावृत्ति आपको 0 से 1 तक नहीं ले जा पाएगा। यह कंपनी अनिश्चितकालीन आशावादी के लिए सबसे अजीब जगह है। आपको ऐसा करने की योजना के बिना अपने व्यवसाय को सफल होने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? डार्विनवाद अन्य संदर्भों में एक अच्छा सिद्धांत हो सकता है, लेकिन स्टार्टअप में बुद्धिमान डिजाइन सबसे अच्छा काम करता है। डिजाइन की वापसी। इस मौके पर डिजाइन को प्राथमिकता देने का क्या अर्थ होगा? आज अच्छी डिजाइन एक सौंदर्य अनिवार्यता है। यह सच है कि हर महान उद्यमी पहले और सबसे पहले एक डिजाइनर है। कोई भी जिसने iDevice या मैकबुक को देखा है, उसने दृश्य और अनुभवी पूर्णता के साथ स्टीव जॉब के जुनून का नतीजा महसूस किया है। लेकिन नौकरियों से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक सौंदर्य शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। डिजाइन की गई सबसे बड़ी बात उसका व्यवसाय था। एप्पल ने नए उत्पादों को बनाने और प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए निश्चित बहुवर्षीय योजनाओं की कल्पना की और उन्हें लागू किया। न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादों को भूल जाओ। जब से उन्होंने 1976 में एप्पल शुरू किया, जॉब्स ने देखा कि आप सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से
दुनिया को बदल सकते हैं, न कि फोकस समूह प्रतिक्रिया को सुनकर या दूसरों की सफलताओं की नकल बनाकर। लंबी अवधि की योजना अक्सर हमारी अनिश्चितकालीन अल्पकालीन दुनिया द्वारा कम मूल्यांकन की जाती है। जब पहला आईपैड अक्टूबर 2001 में जारी किया गया था, तो उद्योग विश्लेषकों के द्वारा मैकिन्टोश को उपयोगकर्ताओं के लिए एक अच्छी सुविधा से अधिक नहीं देखा जा सकता था, जो दुनिया के बाकी हिस्सों में कोई फर्क नहीं डालेगा। जॉब्स ने आईपैड को पोर्टेबल पीसी उपकरणों की एक नई पीढ़ी की योजना बनाई, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह रहस्य अदृश्य था। योजना की शक्ति निजी कंपनियों के मूल्यांकन की कठिनाई बताती है। जब एक बड़ी कंपनी सफल स्टार्टअप हासिल करने का प्रस्ताव देती है, तो यह लगभग हमेशा बहुत अधिक या बहुत कम प्रदान करती है। संस्थापक केवल तब बेचते हैं जब उनके पास कंपनी के लिए कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं होता है। इस मामले में अधिग्रहणकर्ता शायद अधिक भुगतान करता है। मजबूत योजनाओं के साथ निश्चित संस्थापक बेचते नहीं है, जिसका मतलब है कि प्रस्ताव पर्याप्त नहीं था। जब याहू ने जुलाई 2006 में $1 बिलियन में फेसबुक को खरीदने की पेशकश की, तब मैंने सोचा कि हमें कम से कम इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मार्क जुबरकर बोर्ड की बैठक में चले गए और घोषणा की, ठीक है दोस्तों, यह सिर्फ एक औपचारिकता है, इसे 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। हम स्पष्ट रूप से इसे बेचने नहीं जा रहे हैं। मार्क ने देखा कि वह कंपनी को कहां ले जा सकता है, लेकिन याहू ऐसा नहीं कर पाया। एक अच्छी निश्चित योजना वाले व्यवसाय को हमेशा ऐसी दुनिया में कम आंका जाता है जहां लोग भविष्य को अनिश्चित रूप से देखते हैं। आप एक लॉटरी टिकट नहीं है। हमें एक निश्चित भविष्य में अपना रास्ता खोजना है, और पश्चिमी दुनिया को ऐसा करने के लिए सांस्कृतिक क्रांति से कम कुछ भी नहीं चाहिए। कहां से शुरुआत करें? जॉन रॉल्स को दर्शन विभागों में विस्थापित होने की आवश्यकता होगी। मैल्कम ग्लैडवेल को अपने सिद्धांतों को बदलने के लिए राजी किया जाना चाहिए, और राजनेताओं को राजनीति से प्रेरित किया जाना चाहिए। लेकिन चाहे हमारे राजनेता कुछ भी कहते हैं, दर्शन के प्रोफेसरों और ग्लैडवेल दुनिया को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उन भीड़ वाले क्षेत्रों में बदलाव करना बेहद मुश्किल है, जहां अच्छे इरादों के साथ मस्तिष्क काम कर रहे हैं। एक स्टार्टअप न केवल अपने जीवन के बारे में, बल्कि यह इस दुनिया के छोटे से हिस्से के रूप में सबसे बड़ा प्रयास है जिस पर आप निश्चित निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। यह संभावना के अन्यायपूर्ण अत्याचारों को खारिज करके शुरू होता है। बस आप एक लॉटरी टिकट मात्र नहीं है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 7 की ओर। आपका दिन शुभ हो।